No secret to success. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. It is the result of preparation, hard work, discipline, and learning from the failure. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. In this video, I am going to discuss certain important questions on the Constitution of India. जैसा कि आपको पता है कि मैंने Constitution of India पे एक सीरीज चलाई थी एंड इन दिस सीरीज आई हैव डिस्कस्ड एवरी पॉइंट रिलेटिंग टू द Constitution of India. मैंने इस सीरीज के अंदर आपको हर पॉइंट डिस्कस किया था. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द एवरी एग्जाम व एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम, जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो कहीं ना कहीं आपके जो प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे. तो ये वो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से वाद में ऐसा कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. जैसा कि आपको पता है कि इट वाज हेल्ड इन द केशवानंद भारती केस. ये आपको केशवानंद भारती जो केस हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से जो वाद हुआ था, उसके अंदर ये कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है. जैसा कि आपको पता है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का इसका डिसीजन आया था और ये वो केस है जिसके अंदर सबसे लंबी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको देखने को मिली. देयर वाज द बेंच ऑफ 13 जजेस. आपको 13 जजेस की सबसे लंबी जो बेंच थी वो केशवानंद भारती के केस में बैठी थी और इससे लंबी बेंच आज तक नहीं बैठी है. ये आपको ये भी ध्यान रखना है. इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो केशवानंद भारती केस है ये वो केस है जिसके द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था. तो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट, ये आप इसके संबंधित जो फैक्ट्स है वो भी आप ध्यान रखेंगे. सेकंड क्वेश्चन इज इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से वाद में ऐसा कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है. It was held in the case of Reberry case. Third question is preamble is the constitution. Preamble of the Constitution of India declares India to be. हमारा जो constitution के preamble है, जो उद्देशिका है, वो इंडिया को क्या 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 डिक्लेयर करती है. जैसा कि आपने preamble पढ़ा होगा, उद्देशिका जो पढ़ी है उसके अंदर लिखा गया है कि preamble says that Constitution of India to be sovereign, socialist, secular, democratic and republic. दीज आर द 5 वर्ड्स. ये आप जब प्रियम्बल पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसके अंदर आपको इन 5 वर्ड्स का जिक्र मिलता है. कौन कौन से वर्ड्स बताए मैंने? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. दीज आर द 5 वर्ड्स विच आर डिस्कस्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया एक सोवरन स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है. दीज आर द 5 वर्ड्स एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है. फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन सोशलिस्ट हैज बीन एडेड इन द प्रियम्बल बाय अडोप्टिंग द व्यूज ऑफ. जैसा कि आपको पता है कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स थे दीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. आपने ये जो आपके अंदर जो प्रियम्बल के अंदर जो 2 नए वर्ड्स थे सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 42वें संशोधन के द्वारा ऐड किए गए थे. 1976 में जो 42वां संशोधन आया था जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर इसको ऐड किया गया. तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है इसको किसके व्यूज को अडोप्ट करते हुए इसको अडोप्ट किया गया था? जैसा कि आपको पता है कि मार्क्स एंड गांधी जो है ये ऐसे व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में सोचते थे. तो ये कहीं ना कहीं जो ये व्यूज है सोशलिस्ट से संबंधित, ये मार्क्स और गांधी के व्यूज को लेकर ही इस वर्ड को ऐड किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the word socialist, secular and unity and integrity of the nation added to the preamble of the constitution by which amendment act. जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि socialist, secular, unity and integrity of the nation, these are the words which are added by the 42nd amendment act of 1976. आपको पता है कि जो socialist, secular और जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इसको ऐड किया गया था. तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोवरेनिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू. इंडिया के अंदर जो संप्रभुता है वो किससे बिलोंग करती है? जैसा कि आपको पता है कि जो इंडिया वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो पीपल लोग, भारत के लोगों को समर्पित है और संप्रभुता जो है वो भारत के लोगों को ही संबोधित कर रही है.
तो ये आपको बताना है, सोवरेनिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, भारत का जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि जो भारत का संविधान है उसको अडॉप्ट करने की तारीख और फोर्स में आने की तारीख दोनों अलग अलग है। यदि हम उसके अडॉप्ट की तारीख की बात करते हैं तो वो आपकी तारीख है 26 नवंबर 1949। तो हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको पता भी होगा कि जो 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को इसलिए इसको फोर्स में लेके आए थे। 26 जनवरी की तारीख इसलिए कहीं ना कहीं तय की गई थी क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मतलब स्वतंत्रता को पहली बार लोगों ने कहीं ना कहीं उसको महसूस किया था। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड द डेट, दैट इज 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। यदि आप अडॉप्ट की तारीख पूछी जाती है तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949, परंतु यदि आपसे ये कहा जाता है कि ये फोर्स में कब आया, एग्जिस्टेंस में कब आया, तो आप क्या बताएंगे 26 जनवरी 1950। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी सेज इज दैट इट शैल स्टैंड द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यदि आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देशिका पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये कहा गया है कि जो प्रियम्बल है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव एस्टेब्लिश्ड। हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या प्रोक्लेम करता है, क्या डिक्लेयर करता है, क्या घोषित करता है कि हम भारत के लोग क्या एस्टेब्लिश करेंगे, ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हमने मतलब हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं सोवरन, एक संप्रभुता, समाज, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन है। तो इसको, ये हमारा जो भारत का संविधान है ये इसको घोषणा करता है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो इसको घोषित कर रहा है। तो ये आपको बताना है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव एस्टेब्लिश्ड a sovereign, socialist, secular, democratic republic. And the next question is, in the case of Golaknath versus State of Punjab, which judge said that preamble contains in a nutshell its ideals and aspirations? सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये केस इसलिए भी फेमस है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो पहली जो रूलिंग थी MP शर्मा और खड़ग सिंह केस की के अंदर जो रूलिंग दी गई थी उसको इसके अंदर ओवर रूल किया गया था गोलकनाथ के केस में। और इसके अंदर जो जस्टिस सुब्बा राव थे उन्होंने ये कहा था कि प्रियम्बल कंटेन्स इन ए नटसेल इट्स आइडियल्स एंड एस्पायरेशंस। तो ये उन्हीं के वर्डिंग थे, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन किया गया था और वो तारीख थी आपकी 6 नवंबर 1946। तो ये आपको याद रखना है, 6 जनवरी 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। और सबसे पहली जो इसकी जो आप देखेंगे सेशन जो हुआ था, पहला जो डेट हुई थी वो आपकी थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी उसके अंदर आपके परमानेंट मेंबर जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो उन्होंने इसकी बैठक की अध्यक्षता की थी, जो नॉन परमानेंट मेंबर थे। और जबकि जो सेकंड आपकी असेंबली की जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946 को। जबकि सेकंड बैठक के अंदर आपके परमानेंट मेंबर अध्यक्ष बना दिए गए थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इससे संबंधित जितने भी आपको मैंने फैक्ट्स बताए वो सब ध्यान रखने हैं आपको। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स टू बैलेंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कहेंगे कि हमारा जो भारत का संविधान है वो एक तरह से भारत के जो नागरिक है और जो गवर्नमेंट की जो पावर है उनके बीच में एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, बैलेंस बनाता है।
और वही बैलेंस जो है वो हमारे उससे संबंधित जो प्रोविजंस है वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसका चेयरमैन कौन था। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके अंदर एक नॉन परमानेंट मेंबर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जबकि सेकंड बैठक से 11 दिसंबर 1946 को जो सेकंड बैठक हुई थी उनके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चूज कर लिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसके जो मेन चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस जस्टिस सीकरी said preamble of the constitution is the extreme importance, जो preamble है constitution का जो उद्देशिका है वो काफ़ी importance रखती है, and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble। ये कौन सा ऐसा वाद था जिसके अंदर जस्टिस सीकरी ने ये कहा था कि जो हमारे जो संविधान की उद्देशिका है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको हमारे जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके विजन में नोबल विजन के दौरान उसको पढ़ा जाना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ा जाना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि जो जस्टिस सीकरी की जब आप बात आती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जस्टिस सीकरी जो है वो उसका जो संबंध है वो केशवानंद भारती केस से है, तो और वहाँ पे केशवानंद भारती जो वाद हुआ था उसी के अंदर जस्टिस सीकरी द्वारा ये वर्ड कहे गए थे। तो ये ध्यान रखना आपको, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो संविधान की उद्देशिका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी को ध्यान में रखते हुए संविधान को पढ़ा जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ह्यूमन ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड टू ऑल द इंडियंस एंड इज द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सोलिडरिटी टू द लाइफ। किसने ये कहा था कि जो फ्रेटर्निटी है उसका मतलब होता है कि कॉमन ब्रदरहुड टू ऑल द इंडियंस, और तो ये जो वर्डिंग थे जो ब्रदरहुड से संबंधित ये वर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा कहे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो गया है। तो जो पहला जो सेशन हुआ था जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन तो हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, जबकि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर आपके जो चेयरमैन थे वो आपको मैंने बताया जब सचिदानंद सिन्हा जो नॉन परमानेंट मेंबर थे पहले जो बैठक थी, जबकि सेकंड बैठक मैंने आपको बताई थी 11 दिसंबर 1946 को और थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो ये आपको तीनों इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ sovereignty and integrity of India can be imposed on the right to। आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसके अंदर जो आर्टिकल 19 दिया गया है, अनुच्छेद 19 जो दिया गया है उसके अंदर ये कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाली जा सकती है। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। वो कौन सी स्वतंत्रता है जिसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं संप्रभुता और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए? वो आपकी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लोज ए, अनुच्छेद 19 क्लोज ए के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है यदि भारत की संप्रभुता या इंटीग्रिटी पे कोई भी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो स्टेटमेंट आपको मैं बता रही हूँ ये PB सावंत जी के द्वारा दी गई थी और कौन से केस में दी गई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी और जो फेडरलिज्म है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल फीचर हैं और ये कहीं ना कहीं बेसिक फीचर है स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर का। ये जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ ये PB सावंत जी द्वारा SR बोम्बई केस के अंदर कहे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर दैट। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो उद्देशिका है
वो कौन से उद्देश्यों को सिक्योर करने की बात कहती है? It aims to secure the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. कि भारत का जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वो ये कहता है कि भारत का जो मतलब भारत जो है, इट एम्स टू सिक्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि भारत के लोग हैं उनके अंदर एकता, इंटीग्रिटी और डिग्निटी उसको सिक्योर करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। ये प्रियम्बल के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू। भारत के प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन उद्देशिका है, उसके अंदर जो जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को सिक्योर करने की बात की गई है, वो किसके लिए कही गई है? जैसा कि आपको पता है कि वो सभी भारत के लोगों के लिए कही गई है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर साफ लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एम्स टू, मतलब जहाँ पे वो शुरुआत ही आपकी वहीं से हो रही है। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि वहाँ पे जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और जो फ्रेटर्निटी को सिक्योर करने की बात की गई है, वो भारत के लोगों के लिए कही गई है, मतलब भारत के नागरिकों के संबंध में कही गई है। दिस मीन्स ऑल द सिटीजन्स, सब भारत के सभी नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज। ये जो मैंने आपको बताया है, जस्टिस, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, ये क्या है? इट इज एन आइडियल एंश्रीन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा आइडियल है जो हमारे भारत की उद्देशिका के अंदर दिया गया है, जो ये कहा गया है कि इसको सिक्योर किया जाएगा भारत के नागरिकों के लिए। तो इट इज अ प्रियम्बल, आइडियल एंश्रीन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत का, या आपको पता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था और इसको ड्राफ्ट भी किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसको मतलब यहाँ पे अडॉप्ट तो किया गया था 22 जनवरी 1947 को, जबकि इसको ड्राफ्ट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और आपको पता है कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, इसको पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3rd बैठक के अंदर पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो आपको जैसे भी ये भी ध्यान रखना है कि जो 3rd बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, पहली बार उसी बैठक के अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट तो किया गया था 22 जनवरी 1947 को, जबकि इसको ड्राफ्ट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट वर डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट भाग 3 के अंदर आपको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो भाग 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर डी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया था? ये कहा गया था कि ये भारत के संविधान, मतलब संविधान की आत्मा है। कौन सा ऐसा अधिकार है? जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 32 जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार देती है, जो पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही शामिल है। जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स की सीरीज बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। और आर्टिकल 32, इसी के अंदर आर्टिकल 32 जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार देता है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर ये कहा गया है कि यदि आपके किसी भी अधिकार का, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं बाय फाइलिंग द रिट पिटीशन। और इसी अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत के संविधान की आत्मा कहा था। तो ये आपको याद रखना, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सेक्युलरिज्म एज यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। हमारे संविधान के अंदर आपने देखा कि सेक्युलरिज्म वर्ड यूज किया गया है, धर्मनिरपेक्षता वर्ड यूज किया गया है। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? जैसा कि आपको पता है कि धर्मनिरपेक्षता मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है।
इट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियंस इक्वली। तो क्या बताएंगे? सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट हैज नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ द स्टेट एंड इट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियंस इक्वली। भारत के संविधान में, भारत का जो आप देखते हैं, भारत के अंदर कोई धर्म को, विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। यदि आप कई और कंट्रीज के अंदर देखेंगे, जैसे पाकिस्तान में जाते हैं या अफगानिस्तान में जाते हैं, बाकी कंट्रीज के अंदर आप ये देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पेशल धर्म को मान्यता दी जाती है, परंतु भारत का कोई अपना विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। और यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को बराबर समझा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसी का यही वर्ड आपको सेक्युलरिज्म बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज बारोड फ्रॉम विच कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको मैंने पूरी एक सीरीज बताई थी, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। वो सारे के सारे सोर्सेज आपको ध्यान रखने हैं, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में आप पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है, वो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिए गए। आपको पता है कि भारत के संविधान के अंदर जितने भी कंसेप्ट है, मोस्टली जो कंसेप्ट है, दे आर बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। वो दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजंस है वो आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बारोड फ्रॉम विच कंट्री। भारत के संविधान के अंदर राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो कौन से संविधान से लिए गए, कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बारो किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4, आपको मैंने बताए थे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो आपके भाग 4 है उसके अंदर जितने भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित प्रावधान है, दे आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच अमेंडमेंट एक्ट यूनिटी ऑफ द नेशन वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भारत के संविधान, मतलब आप जब देखते हो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके द्वारा यूनिटी ऑफ द नेशन जो वर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया गया था, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। उसको रिप्लेस किससे किया था? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वो कौन सा संविधान का संशोधन था? आपको ये सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी कि भारत के प्रियम्बल में, जो हमारा संविधान है उसके प्रियम्बल में एक बार ही संशोधन हुआ है और वो 42वां संशोधन था जो 1976 के अंदर लाया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और उसी के द्वारा आप ध्यान रखेंगे कि उसी के द्वारा यूनिटी ऑफ द नेशन को रिप्लेस किया गया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के द्वारा। और उसी के द्वारा मैंने अभी आपको बताया था कुछ नए वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था सोशलिस्ट, सेकुलर, तो वो वर्ड भी इसी के द्वारा डाले गए थे। तो ये थोड़े से आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट in any event whatever system of the government we may establish here must fit in with the temper of the people and acceptable to them। किसने ये कहा था कि हमारे देश के अंदर कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, वट एवर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का सिस्टम क्यों ना हो, मतलब वी मे एस्टेब्लिश हेयर मस्ट फिट, वो जो भी हम अपनी गवर्नमेंट, हम जो भी हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट कार्य करेगी उसको वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको फिट होना होगा विद द टेम्पर ऑफ द पीपल, और वो सबको एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। ये वर्ड किसने कहे थे? दीज वर्ड्स वर सेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर्स पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज बारोड फ्रॉम द विच कंट्री। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फीचर है जुडिशियल रिव्यू वाला, जो आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू का जो संबंध है वो आपके अनुच्छेद 13 से है। तो अनुच्छेद 13 के अंदर जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दी गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है? ये प्रोविजंस आप भी आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं। और आपको मैंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज है इसको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी, वो वीडियो आप ना मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वो उसके अंदर मैंने सारे के सारे सोर्सेज डिक्लेयर की आपको ट्रिक के थ्रू समझा रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इनमें से कोई एक या दो जो क्वेश्चन है वो आपके कहीं ना कहीं पुटअप किए जाते ही हैं। तो वो वीडियो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज प्रोवाइडेड फॉर कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर ऑफ एज। भारत के संविधान का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया था, कौन सा संशोधन अधिनियम आया था जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया था?
वो आपका अमेंडमेंट एक्ट था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर जो आया था। 86वां जो संशोधन था उसके द्वारा आप देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक ड्यूटी, नई ड्यूटी ऐड की गई थी, जिसके द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हैज बीन एनफोर्स्ड इन इंडिया। भारत के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी है वो कितनी बार घोषित की जा चुकी है। जैसा आपको पता है कि भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी की जब आप बात करते हो तो इट हैज बीन प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स, ये 3 बार प्रोक्लेम की जा चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। आपको पता है कि हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर यूटी से कितने मेंबर आते हैं, कितने मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो यूटी से कुल मिला के 20 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। आपको पता है कि लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है दैट इज ऑफ 545, वो 445 मेंबर की है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि 530 मेंबर ऐसे होते हैं जो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जो आप देखते हैं कि 20 मेंबर्स जो है दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूटीज, वो आपकी यूटी से लिए जाते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे 2 मेंबर जो होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो देर हियर द टोटल स्ट्रेंथ इज ऑफ 552 मेंबर्स। यहाँ पे लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 552 मेंबर की है, 552 मेंबर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। भारत के संविधान का कौन सा, मतलब आप देखेंगे कौन सा शेड्यूल है जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के बारे में जिक्र करता है। आपको मैंने शेड्यूल से संबंधित आपको वीडियो बनाई थी, उसके अंदर जितने भी शेड्यूल है आपके भारत जो संविधान के अंदर आपको 12 के 12 शेड्यूल मैंने ट्रिक से समझाए हुए हैं, और उनमें से आपको क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया कि कौन सा शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल की बात कर रहा है, तो आप देखेंगे वहाँ पे वो 5th शेड्यूल का जिक्र किया गया है। मैंने आपको इसके याद रखने का तरीका भी बताया था कि जो 5 की जो शेप है वो एस की तरह है, तो आपको इससे याद रखना है कि शेड्यूल एरिया जो शेड्यूल ट्राइब, एस से आपको याद रखना है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेसिडेंट को फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की पावर देता है इमरजेंसी के दौरान। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 359, 359। ये जो अनुच्छेद है ये भारत के संविधान के यहाँ पे देखोगे तो संविधान का जो आर्टिकल है उन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो वो है आदि आर्टिकल है उनको सस्पेंड करने की पावर देता है प्रेसिडेंट। वहाँ पे इमरजेंसी के दौरान वो अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 20 और 21 के अंदर जो अधिकार दिए गए उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इवन इमरजेंसी के दौरान भी उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट अकॉर्डेड प्रेसिडेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा अमेंडमेंट ऐसा था जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट से सुपीरियर, एक तरह से उसके ऊपर दिखा रहा था। वो आर्टिकल आपका संशोधन था 25th अमेंडमेंट एक्ट, 25वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड चेंज इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि भारत के संविधान के जो उद्देशिका उसके अंदर एक ही बार संशोधन हुआ है, वो संशोधन था 42वां संशोधन जो 1976 में लाया गया था, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडरलाइंस द फिलोसफी ऑफ। हमारे जो संविधान के अंदर राज्य नीति निर्देशक तत्व दिए हुए, जैसे मैंने बताया था भाग 4 के अंदर, ये किस तरह की फिलोसफी को अंडरलाइन कर रहे हैं, किससे संबंधित हैं। ये आपको पता है कि सोशलिज्म, ये समाज का ध्यान करते हुए जब आपके जो स्टेट है वो नीतियाँ जो बनाता है उसको ये कहा गया है कि जब भी आप कोई नीति बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों का। तो इसके संबंध में ये सोशलिज्म जो है इसकी फिलोसफी को कहीं ना कहीं ये अंडरलाइन कर रहा है, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो इंडिया को क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स टू बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टर्म्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए क्वासी फेडरल। किसने कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो काजी फेडरल है।
that is said by K.C. Ware. He said that Indian Constitution is a quasi-federal. Next question is, Article 19 Clause 1 Clause A of the Constitution guarantee the freedom of speech and expression. ये किसको दी गई है ये स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए के अंदर वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है, ये किसे दी गई है? दीज फ्रीडम्स आर गिवन ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ये जो फ्रीडम्स है ये केवल भारत के नागरिकों को दी गई है, बाहर के व्यक्तियों को नहीं दी गई है जो विदेशी हैं. If we talk about the next question, that is the right to life does not include right to die. ये जो स्टेटमेंट बताई गई है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ये स्टेटमेंट कौन से वाद में दी गई थी? दिस स्टेटमेंट वाज डिस्कस्ड इन द केस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. दिस इज ए वेरी फेमस केस, जिसके अंदर ये कहा गया था जीने की स्वतंत्रता के अंदर मरने की जो स्वतंत्रता है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, कि जीने का अधिकार मरने के अधिकार को शामिल नहीं करता. दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. Next question is, in which case Supreme Court ruled that harmony and balance between the fundamental rights and directive principles is the basic feature of the Constitution. किस वाद में ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो हार्मनी और जो बैलेंस है, दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसको बेसिक फीचर का नाम दिया गया था. दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. जैसा कि मैंने आपको बताया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी. उसी के अंदर ये कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनके बीच में हार्मनी और बैलेंस बनाए रखना ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. And the fundamental rights and directive principles is the basic feature of the Constitution. किस वाद में ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो हार्मनी और जो बैलेंस है, दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसको बेसिक फीचर का नाम दिया गया था. दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. जैसा कि मैंने आपको बताया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी. उसी के अंदर ये कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनके बीच में हार्मनी और बैलेंस बनाए रखना ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय वे ऑफ. लोकसभा के मेंबर, जिसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं, उसके जो लोग हैं, वो जो मेंबर हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? जैसे कि आपको पता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं. तो यही आपको बताना था कि लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय वे ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन. ये लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज. लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? जैसा कि आपको पता है कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए बनाई जाती है. परंतु आपको ये भी पता होगा कि 5 साल से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है. तो सब आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा जो हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानी जाती है, इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा का कार्यकाल कितने का है? जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल का है, परंतु जो राज्यसभा, दैट इज अ परमानेंट बॉडी. जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है. इन विच 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर. जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि हर सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए मेंबर स्थान ले लेते हैं, परंतु ये कभी भी डिजोल्व नहीं होती है. तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा. लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है, दैट इज द 552 मेंबर्स. ये मैंने आपको, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत टाइप हो गया है. इफ यू टॉक अबाउट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, दैट इज ऑफ 552. वो 552 मेंबर की है, जिनमें से 525 मैंने आपको बताया स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स, 20 आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको यूटीज में इलेक्ट किए जा रहे हैं. एंड बाकी जो आप देखेंगे जो मेंबर है, 2 मेंबर जो होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, यदि हम राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो दैट इज ऑफ 250. वो 250 मेंबर्स की होती है, जिनमें से आप ये कह सकते हैं कि 250 मेंबर्स जो होते हैं उनमें से 230 मेंबर्स जो होते हैं वो तो स्टेट और यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो 12 मेंबर इसमें जो राज्यसभा में जो 12 मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है. और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है हु आर हैविंग द नॉलेज एंड एक्सपर्ट
practical knowledge in the literature, science, art and social sciences. जिनके पास इन फील्ड्स में स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, तो केवल उन्हीं को 12 जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के अंदर 2 मेंबर और राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इज बेस्ड ऑन। हाउस ऑफ पीपल जो लोकसभा है इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो किसके बेस पर होती है? दैट इज द बेसिस ऑन पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये आपके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछे जाते हैं। Any doubt, then you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.